गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल से लेकर सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से लिखवाया है मैंने वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड लिखवाया है और उसी तरह से आप लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस है, कोई भी किसी भी तरह की न्यूमेरिकल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, एक दो को छोड़कर। पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, डीसी करंट के बारे में जो हमने पहले बात की थी। पिछले चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ करंट पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे कि दो तरह की करंट होती है, एसी करंट, डीसी करंट। अच्छा, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सिंपल सा चैप्टर है। जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से लिखवाया है एज इट इज। और अगर बोर्ड के अंदर आप लोग अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखना प्रीफर करें, अपनी लैंग्वेज बना के लिखना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करें, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत अच्छी दे रखी है, सिंपल दे रखी है। और जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं बोर्ड्स की या जो टीचर्स होते हैं वो भी ये लैंग्वेज प्रीफर करते हैं। इसलिए इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार समझ लें और फिर याद कर लें, ठीक है। सो पहला टॉपिक है चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो देखिए, समझते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। तो आपको जब भी मैग्नेट बोला जाए या बार मैग्नेट बोला जाए, दोनों एक ही चीज है। बार मैग्नेट या मैग्नेट दोनों इसी तरह का होता है, ऐसा मैग्नेट होता है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने पढ़ रखा है स्टार्टिंग से, बचपन में भी बहुत सारे क्लासेस में हमने पढ़ा है, शुरुआत की। वही सारी यहाँ बात करेंगे। एक मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब बात यह है कि सबसे पहली बात करते हैं कि इस अगर मैग्नेट को मैं दो पार्ट के अंदर या आप स्प्लिट करें तो क्या ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? जैसे अगर आपने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मैग्नेट को तोड़ दिया दो पार्ट में, तो क्या ऐसा होता है ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब आप एक मैग्नेट को दो मैग्नेट के अंदर तोड़ते हो तो दो बनने वाले नए मैग्नेट भी फिर से क्या बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे। समझे बात हो नहीं? इट मीन्स कि हम कभी भी जो एक बार मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको कभी सेपरेट नहीं कर सकते। उनको कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप भले कितनी बार इनके टुकड़े करते जाइए, आप कभी भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। आप जितना छोटा मैग्नेट काटोगे वो फिर से एक नया मैग्नेट बनेगा, लेकिन उन दोनों पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि लाइक पोल और अनलाइक पोल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये दोनों अनलाइक पोल्स है, मतलब डिफरेंट पोल्स है। तो डिफरेंट पोल या अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर आप इस तरह से मैग्नेट को, ये दो मैग्नेट है, अब इस तरह से आपने मैग्नेट को पास में रखा है तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे इस तरह से, मतलब एक दूसरे के सामने अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल की और साउथ पोल नॉर्थ पोल की, ठीक है ना। लेकिन लाइक पोल जो होते हैं, सपोज इसी मैग्नेट को मैं इस तरह से रख दूं तो क्या होगा, दोनों का नॉर्थ पोल एक साइड है, मतलब नॉर्थ पोल लाइक पोल होते हैं, सिमिलर पोल होते हैं, और सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। आपने चुंबक कभी भी मैग्नेट अभी खेला हो बचपन में, तो आप जब दो मैग्नेट को लेके पास में लाते हैं तो एक बार तो वो चिपक जाता है, और उसको फिर से आप उल्टा करके कोशिश करते हैं तो वो नहीं चिपकता है, मतलब वो रिपल करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी यही मैग्नेट की बात होती है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो समझिए ऐसे, जैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर बात की कि भाई ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हमने बात किया कि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर करेंगे आगे हम, आपने 9th क्लास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा है और वही हम रिलेटेड करके यहाँ पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है कि जब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ से किसी डिस्टेंस पे होता है वो हमेशा अर्थ की ओर ही आने की कोशिश करता है। किसी भी डिस्टेंस पे हो या अर्थ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी अर्थ की ओर ही जाने की कोशिश कर रहा है, कुल मिला के, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर कोई अर्थ के चारों ओर कोई मैजिक वगैरह है, वो ऐसे अपनी ओर पुल करता है, कोई ऐसे अंदर से कुछ निकला है, ऐसे नहीं। ये जो अर्थ है ये इसका एक ग्रेविटेशन का फील्ड है, इसका एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और वो जो फोर्स होता है वो अपने चारों ओर इस तरह से एक अपना फील्ड बनाता है, मतलब उसका ऑरा है एक तरह से कि ये अपने चारों ओर इस तरह से फील्ड बनाता है। अब वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अपने चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और उस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट, वो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे जैसे अपन ऊपर की साइड जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड जाते हैं, स्पेस की साइड में, तो देखिए धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाता है,
ठीक है ना, मिटता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी डिस्टेंस वो दूर जाएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है हमने पिछली बार, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के अंदर फोर्स डिक्रीज हो जाए। समझे बात को? ठीक है ना। तो वही ऐसा ही मैग्नेट के साथ होता है। जैसे ये बार मैग्नेट है, अब जैसे अभी आपने इस मैग्नेट को इस तरह से रख रखा है, तो ये जो मैग्नेट है ना, अब आप कहते हो जैसे कि हमने आयरन की कोई नेल वगैरह इसके पास में लाके इस तरह से रखी और इसके चिपक जाती है, कुछ भी चीज आयरन से रिलेटेड है या जो फेरोमैग्नेटिक है उसको उसके पास में रखे रखो तो ये चिपक जाती है। वो कैसे चिपकती है? कोई मैजिक से नहीं। क्या होता है कि ये मैग्नेट है, इसका खुद का एक मैग्नेटिक फोर्स होता है और इसकी वजह से ये एक फील्ड लाइन बनाता है इस तरह से। ये दिखती नहीं है, ये विजिबल्स नहीं, ये किसी भी तरह से हमको दिखती नहीं। हम एक्सपेरिमेंट से भी देखेंगे किस तरह से हम ये इस तरह से ड्रॉ कर पाते हैं, लेकिन ये अपने चारों ओर एक तरह से ऐसा फील्ड बनाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपल करेगा। क्लियर चीज है? और जैसे जैसे आप इस नेल को दूर लेके जाओगे तो उसका इसका जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो कम होता जाता है। ऐसा आपने रियल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा। वही हम सारा यहाँ पर पढ़ेंगे, देख लीजिए। पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते हैं। A magnet has two poles. One is called north pole and another is called south pole. जानते सारे? We cannot separate these two poles. Means if we cut bar magnet into two pieces, then we get two identical bar magnets, and both will have north poles and south pole. ठीक है ना? अगर हम एक मैग्नेट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमें कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल को, हमको दो नए मैग्नेट्स मिलेंगे। ठीक है? The like poles repel while unlike poles of magnet attracts each other. बता दिया। ये सिंपल डेफिनेशन एक बार आप समझ लेंगे तो उसको लैंग्वेज के अंदर बना के या किसी भी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। When we sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron filling experience a force. देखिए क्या होता है, जैसे ये बार मैग्नेट रखा, अब अपन को पता कैसे चलेगा कि भाई इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किस तरह से किया गया है कि हम क्या करते हैं कि आयरन की फिलिंग लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं और उसको इस मैग्नेट के चारों ओर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो एक फिक्स पैटर्न के अंदर वो जो आयरन फिलिंग्स है ना वो अरेंज होने की कोशिश करती है। उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब वो जो स्प्रिंग्स है वो किस तरह से अरेंज हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, मतलब इस तरह से होती है। अब ये कोई लाइन्स ऐसी नहीं हमको दिख रही है भाई कि ऐसे जा रही है साउथ पोल से, और ये कोई दिखती नहीं हमको इस तरह से, लेकिन हम क्या करते हैं कंपास की हेल्प से और ऑब्जर्वेशन से हम बार बार इसको इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने एक तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली, भाई इस तरह से फील्ड लाइन होती है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब देखिए ये फील्ड लाइन ऐसे आएगी और फिर अंदर हो गई तो वापस ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये एक तरह से क्लोज लूप बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप या क्लोज कर्व के अंदर पाई जाती है। वो कभी भी अकेले नहीं, मतलब एक सिंपल लाइन नहीं होती, वो क्लोज लूप के अंदर होती है। दूसरी बात, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही दूसरी ऐसे जा रही, ऐसे कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम कंपास को रखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं इसकी डायरेक्शन, ऐसे हमने यहाँ पर कंपास रखा, कंपास निडल होती है ना। अब कंपास के निडल जो है वो ऐसे दिखाता है डिफ्लेक्शन नॉर्थ की ओर। जैसे आपने ये लाइन जा रही है ना, तो हम यहाँ पे कंपास रखते हैं तो नॉर्थ की पूरा ऐसे दिखाता है। फिर हमने यहाँ पर कंपास रखा तो नॉर्थ की इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है। आपके बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा। इस तरह से हमने एक एक पॉइंट पे कंपास को रख के और ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह से ड्रॉ की। अब सपोज कीजिए कि अगर हम इस तरह की कंडीशन हो जाए और यहाँ पर हम कंपास नीडल को रखें तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखाएगा। वो नॉर्थ याद इधर दिखाएगा, इधर दिखाएगा। इसलिए एक आदमी दो जगह पे एक ही टाइम पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना। एक आदमी दो जगह पे एक ही टाइम तो नहीं हो सकता ना। वही बात है कि अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे कंपास को तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन शो करेगा नॉर्थ पोल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसा माना जाता है और ऑब्जर्वेशन से ऐसा प्रूव किया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब क्रॉस नहीं करती। ठीक है? हाँ, वो बहुत पास में होती है, इनफाइनाइट्स होती है, लेकिन वो एक दूसरे को फिर भी क्रॉस नहीं करती। ठीक है? द फोर्स थस exerted
मेक आयरन फिलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न, एक पैटर्न के अंदर अरेंज कर देता है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिफेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिस जो फोर्स ये मैग्नेट लगाता है अपने चारों ओर, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये जिस रीजन के अंदर लगाता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहते हैं। ठीक है, the lines along which the iron fillings align themselves represents magnetic field line। अब ये जिस तरह से आयरन फिलिंग अपने आप को अरेंज कर रही है उन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए अभी हमने बात भी कर ली है कि इसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड की बात हम आगे करेंगे, डायरेक्शन इसकी होती है। ठीक है ना, तो जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फील्ड कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मतलब जिस जगह पे हम कंपास नीडल को रखेंगे वो नॉर्थ की साइड शो कर रहा है, मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole। बता दिया आपको कि फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में आके मर्ज हो जाती है। इस तरह से हम बनाते हैं इसका डायग्राम, मतलब वो नॉर्थ पोल से बाहर की ओर निकलती है और साउथ पोल में अंदर की साइड मर्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी में दो बातें दे रखी है कि एक तो आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट। तो आपको जब भी पूछे कि आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो नाउ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और आपको पूछे इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऑल्दो इसके अंदर कभी भी इनसाइड द मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन हम मानते हैं इसका कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्लियर। ये आपको जितनी पास में दिख रही है लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। साउथ पोल outside the magnet and inside the magnet the direction of field line is from the south pole to its north pole। Thus the magnetic field lines are closed curve और loop। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप के अंदर, क्लोज कर्व के अंदर पाई जाती है। ठीक है, डायग्राम है। द स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ समझते हो, स्ट्रेंथ मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ the magnetic field is shown by the degree of closeness of the magnetic field lines। मतलब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, अब जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बड़ी बड़ी बनेगी। मतलब मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके पास में आपको ऑब्जेक्ट लाओगे तो वो चिपक जाता है। लेकिन अगर वो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ना इसको अट्रैक्ट करता है ना रिपल करता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ जो है कम हो गई, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास में होती है, क्लोज होती है, उनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स उतना ज़्यादा होता है, और वो जितनी दूर दूर होती है उनका मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होता है। The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater while the field lines are crowded। जहाँ पर फील्ड लाइन क्या होती है, क्राउडेड होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जहाँ पर स्कैटर्ड होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। ठीक है, नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। बता दिया हमने, कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बता दिया आपको कि अगर एक ही पॉइंट के ऊपर दो इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको क्या दिखेगा, कंपास को दो डायरेक्शन दिखेगी, जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ये डायरेक्शन वगैरह और ये सारा कैसे हुआ आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। हैंस ओरिस्टेड करके एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट एक दिन कुछ तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी अपनी लेबोरेटरी के अंदर। तो अचानक से उन्होंने देखा कि भाई वो जैसे वो टेबल था, अब ऐसे मानिए कि कोई टेबल था ऐसा जिसपे वो काम कर रहे थे, और अचानक से वहाँ पर कोई वायर रखा हुआ था इस तरह से, और बैटरी लगी हुई थी इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि भाई अचानक से वहाँ पर कोई मैग्नेट वगैरह जो कोई भी ऐसी आयरन वगैरह की चीज़ रखी हुई थी,
वो जैसे उन्होंने करंट फ्लो करवाई, भाई यहाँ पर कंपास निडल, सपोज आप मान लीजिए कंपास निडल रखा हुआ था वहां पर, तो जैसे ही इन्होंने इसके अंदर करंट फ्लो करवाई तो उन्होंने देखा कि वो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन आया, वो कंपास निडल ने अपने आप को मतलब एक अपनी जगह से रिप्लेस किया। तो उनको लगा कि भाई यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने क्या किया, टेबल से सारी चीजें हटाकर और फिर से बैटरी को वहां पे रखा, फिर से वायर को कनेक्ट किया और कंपास निडल को उसके पास में रखा और फिर से करंट को फ्लो करवाया। तो देखा कि भाई मैग्नेटिक निडल फिर से एक बार डिफ्लेक्शन देती है, या तो राइट में या लेफ्ट में, जिस भी साइड के। उन्होंने फिर से बैटरी का टर्मिनल चेंज किया, मतलब पॉजिटिव को इधर लगाया, नेगेटिव को इधर लगाया, फिर से उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। अब सबसे पहली बात जो ओरिस्टेड के दिमाग में आई कि मैग्नेटिक कंपास निडल जो होती है ना, जो कंपास होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। मतलब अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है तो ही वो कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करती है, उसके बिना शो नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि भाई करंट फ्लो करवाने से वो डिफ्लेक्शन क्यों दे रही है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर कंडक्टर के अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हो, किसी वायर के अंदर एक करंट फ्लो करवा रहे हो, तो वो अपने चारों ओर कुछ ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से सिमिलर होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, जिससे वो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। इससे उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इसी का उन्होंने ये लॉ दिया कि अगर एक कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है उसके अंदर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है। जैसे कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर आपने करंट को फ्लो करवाया ना, तो ये अपने चारों ओर एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। मतलब इसके पास आप कंपास निडल ला के रखो या कोई भी आयरन वगैरह की चीज या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ला के रखो, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपल करता है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अच्छा, करंट को बंद कर दिया तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा, कंपास निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब जब तक आप इसको करंट दे रहे हो तो एक तरह से पार्शियली या टेम्परेरी मैग्नेट ये बन जाता है, ठीक है ना। ओरिस्टेड ने ये बोला कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के, मतलब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाया जाए तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना। वो मतलब एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। अब उसका एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने कैसे किया, देखिए उन्होंने क्या किया कि किसी भी तरह का कोई प्लेन बोर्ड वगैरह होता है, कार्डबोर्ड वगैरह, ठीक है ना, वो ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें ड्रिल कर देते हैं, उसमें होल करते हैं और हम वायर को उसके थ्रू पास करवाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से छोटा सर्किट बना के बैटरी कनेक्ट करते हैं, अमीटर वगैरह लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है जानते हो ना, रेजिस्टेंस का एक फॉर्म है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज आता है करंट को वेरी करने के लिए। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप वेरी करोगे तो हम एक्चुअली वेरी क्या करते हैं, करंट वेरी करते हैं। जैसे रेगुलेटर फैन का वेरी करते हैं ना, तो हम जैसे ही रेगुलेटर को वेरी करते हैं मतलब हम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस को वेरी करने से उसके अंदर करंट वेरी हो जाती है, ठीक है। इस तरह का सर्किट बनाया। अब उन्होंने क्या किया कि इस कार्डबोर्ड में इस वायर के चारों ओर कुछ आयरन फिलिंग्स वगैरह कुछ ऐसे स्प्रिंकल्स कर दी, ठीक है। अब जैसे उन्होंने करंट फ्लो करवाया यहाँ से, इस तरह से करंट फ्लो करवाने पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब तक करंट फ्लो नहीं करवाया था आयरन फिलिंग्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो ये आयरन फिलिंग्स ये एक तरह से एक पैटर्न के अंदर इस तरह से अरेंज हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि भाई कि आयरन फिलिंग्स अरेंज हो रही है, इसका मतलब ये कि इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। तो यहीं से उन्होंने लॉ डिराइव किया कि करंट कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसको ओरिस्टेड ने अपना लॉ बताया, ठीक है। तो दो तरह से हम देखते हैं, तो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और बाद में एक लूप कंडक्टर के अंदर भी देखेंगे। मतलब एक लूप कंडक्टर समझते हैं ना, मुड़ा हुआ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट जिसके अंदर कैरी है कंडक्टर के अंदर, उसको करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बोला ओरिस्टोड ने, in order to find the direction of the field produced, we shall first consider the pattern of the magnetic field around the current carrying conductor. हमको जैसे डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि वो कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। डेफिनेशन ये इस तरह से है। The deflection of the compass needle placed at a given point is shown if the current in the copper wire is changed. मतलब अगर अपने करंट को चेंज किया कॉपर वायर के अंदर तो भी डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मतलब करंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तब भी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आपको कंटिन्यूसली दिखाई देता है। If the current is increased, the deflection also increased. अगर करंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा आप करंट को इंक्रीज करेंगे, डिफ्लेक्शन का मतलब कंपास निडल का अपनी जगह से मूव करना, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा शो करेगा। It indicates
that the magnitude of magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा अगर उसके अंदर करंट हम इंक्रीज करेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितनी ज्यादा करंट को आप इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, याद रखें। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, कोई भी मैग्नेट के पास से हम अगर चीज को दूर लेके जाएंगे आयरन वगैरह को, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। वही बात यहाँ पर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ गिवन कंडक्टर डिक्रीजेस इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस, मतलब अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाया है कंपास नीडल जस्ती, उस कंपास नीडल को यहाँ से दूर लेके जाए ना, तो धीरे धीरे इसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा डिस्टेंस के साथ में, ठीक है ना। इट कैन बी नोटिस्ड दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देखिए सर्कल जो बने हैं ना, ये कॉन्सेंट्रिक के एक के अंदर एक बना हुआ है, सभी का सेंटर एक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, और एक के अंदर एक बना हुआ है, और इस तरह से एक दूसरे के चारों ओर इस तरह से एक सर्कल के अंदर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर ये पैटर्न फॉर्म होता है। It can be noticed that the concentric circles represent the magnetic field around the current carrying straight wire become large as we move away from it, मतलब जितना दूर हम जाएंगे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरह से बनेगा ना, एक सर्कल ऐसे बना पास में जो वायर के पास में है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर दूर जाएंगे और ऐसे होगा और ऐसे, जितनी पैटर्न हम बनाना चाहे तो पैटर्न जितना दूर जाएंगे तो सर्कल की रेडियस से जो डायमीटर है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। वही यहाँ पर बात की। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया और स्टेट के लॉ से कि भाई करंट जो होती है वो फ्लो करवाने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक पैटर्न के अंदर। अब हम ये फाइंड करेंगे उस पैटर्न की जो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहला लॉ आता है हमारा इस चैप्टर का, वो आता है राइट हैंड थंब रूल। देखिए समझाता हूँ, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। देखिए सपोज ये वायर है, अब इस वायर के अंदर ये जो इसकी निब है, आप समझिए कि इस पॉइंट के अंदर डायरेक्शन करंट की, मतलब करंट इस तरह से अपर साइड के अंदर फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में इस तरह से होल्ड करें कि जो करंट की डायरेक्शन है वो आपका थंब दिखा रहा है, ठीक है ना। और बाकी जो हमारी ये जो फिंगर ऐसे रैप हो रही है, कर्ल हो रही है ना, ये जो इस तरह से रैप हो रही है, ये क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब थंब इस तरह से था, ठीक है ना, थंब इस तरह से, समझिए थंब इस तरह से आपने कनेक्टर को होल्ड किया, तो ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन दिखाता है, और ये आपने जो फिंगर कर्ल्ड की है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे, आपने कंडक्टर को ऐसे होल्ड किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे, समझ गए। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की साइड में तो थंब को इस तरह से रखेंगे, ठीक है ना, और हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, इस तरह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज, और अगर सीधा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। समझते हो बात को, इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल is a conventional way to finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor। current carrying conductor के अंदर magnetic field की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल को काम में लेते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो हमारी जो फिंगर कर्ल हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी बेटा, ओके। चलिए स्टेटमेंट देख रहे थे इसका। इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर हैंड्स, in our right hand, such that the thumb points toward the direction of current. Then our fingers will wrap around the conductor in direction of the field lines of the magnetic field। जो मैग्नेटिक हमारी लाइंस, हमारी जो ये फिंगर से कर्ल हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये लाइंस इस तरह से जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ये शो करती है। दिस इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसके आगे के चैप्टर की बात हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।